सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2018 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर में 2018 में पूछा गया था। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी वो मैंने लिख दिए हैं, सीरियल से देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। मतलब -24/45 के बराबर कौन सी संख्या है। 4 ऑप्शन है। पहला है 12/20, दूसरा है -8/15, तीसरा है -6/9 और चौथा है क्या 4/11। क्या पूछ रहा है कि -24/45 के समतुल्य मतलब इसके बराबर। तो जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। कटेगा 3 से 3 और 24 और 3 से 45 को काटिए, 3 1 के 3, 3 5 15 यानी कि -8/15। तो -8/15 ये 24/45 के बराबर है। तो -8/15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, -8/15। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। इसमें क्या बताना है हमको? x का मान बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। क्या है समीकरण, क्या दिया है? x/4 + 10 = -4। चलिए हल करिए। तो x/4 बराबर -4 और ये 10 संख्या है, संख्या की तरफ जाएगी तो इधर कर लेते हैं। तो 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि x/4 बराबर -4 और -10 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? -14। तो x बराबर 4 का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा तो -14 × 4 यानी कि x बराबर कितना हो गया? -56। x बराबर कितना हो गया? -56। तो x का मान क्या हुआ? -56 यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए कि एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है? 1.6 मीटर। चलिए क्या है तीसरा नंबर, क्या है? वर्ग की एक भुजा बराबर कितना है? 1.6 मीटर, ठीक है। 1.6 मीटर। चलिए तब क्षेत्रफल, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। या फिर भुजा गुणे भुजा। चाहे भुजा का स्क्वायर लिखिए चाहे भुजा गुणे भुजा लिखिए, बात एक ही है। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर। कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर यानी कि 1.6 का स्क्वायर। तो 1.6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1.6 गुणे 1.6। तो 1.6 में जब 1.6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? दशमलव पहले भूल जाइए, ऐसे 16 में 16 का गुणा करिए तो 16 छक्का 96 के 6 हासिल लगे 9, 16 कम 16 9 25, ठीक है। अब आया क्या? 256। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव था और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव था, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव था, ठीक है। तो 1 और 2 टोटल 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या आया? 2.56। क्या आया? 2.56 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 2.56 कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर 2, 2.56 वर्ग मीटर। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, देखिए पहले ध्यान से कि एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या दिया था? वर्ग की एक भुजा दी हुई थी, कितना? 1.6 मीटर। तब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा, चाहे जो आप लिखिए। तो भुजा हमको दी हुई थी, कितना दिया हुआ था? 1.6 मीटर। तो हमने लिखा 1.6 का स्क्वायर। तो 1.6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1.6 × 1.6 यानी कि 1.6 गुणे 1.6। तो जब 1.6 में 1.6 का गुणा किए तो क्या है? 2.56। अगर किसी को दशमलव में कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करिए? देखिए दशमलव को भूल जाइए गुणा करते समय, आप सीधे 16 में 16 का गुणा कर दीजिए। तो जब 16 में 16 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2.56। तो आएगा क्या? 256। जब 256 आएगा तो आप देख रहे हैं 1.6 ऊपर है, 1.6 नीचे, यानी कि 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है और एक ही अंक के बाद यहाँ दशमलव है। तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है?
2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 1 अंक यहाँ का 1 अंक यहाँ का, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो क्या है 2.56, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 2.56 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज देखिए बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, कुछ बच्चे कह रहे थे सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये है वो है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, और 2 क्या है, अभाज्य भी है, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। समझ में आया, सम संख्या हो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है ना, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है और अभाज्य भी है। अभाज्य कैसे कि 2 केवल 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने स्वयं से कटती है और किसी और से नहीं कटती, 1 से तो दुनिया कट जाती है, तो एक अलग बात है। ठीक है, चलो तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। चलो तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं 5वें नंबर। 5वां क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया है और आधार दिया है, और पूछ क्या रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए 5वें में क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45 वर्ग सेंटीमीटर, कितना दिया है, 45 वर्ग सेमी। ठीक है, 45 वर्ग सेमी ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार दिया है, क्या दिया हुआ, तथा त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई, तो हम सूत्र जानते हैं, ऐसे लिखिए ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हमको क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल कितना है, 45 वर्ग सेंटीमीटर। अब बराबर 1/2 गुणा आधार कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ नहीं मालूम है, तो ऐसे ऊंचाई लिख लो, ऊंचाई। ठीक है, अब चलो जो है हल कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, 2 का गुणा इधर तिरछा हो जाएगा, तो 45 दूना 90, 90 बराबर 1 गुणे 15, यानी कि 15 गुणे ऊंचाई। ठीक है, 15 गुणे ऊंचाई, यानी कि 90 बटा, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में 90/15 बराबर ऊंचाई, 90/15 बराबर ऊंचाई, तो 15 कम 15, 15 छक्का 90, यानी कि कितना है, ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ में आया, फिर से समझ लीजिए क्या था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर, तब इस त्रिभुज का ऊंचाई बताइए। तो देखिए क्या क्या था, क्या क्या दिया था 5वें नंबर पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, कितना था, 45 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, तथा त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ था, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछ रहा था तो हमने ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब जो जो दिया है उसको रख देते हैं। क्या क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह पर 45 दिया था, तो 45 लिख लिए, बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह पर हमने 15 सेंटीमीटर लिख दिया, गुणे ऊंचाई नहीं मालूम था तो ऊंचाई को जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब जब इसको हल किया तो क्या होगा, देखिए ये बटे में इधर तो गुणा हो जाएगा, तिरछा तिरछा, तो 45 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हुआ, 45 दूना 90 बराबर 15 1 15 गुणे ऊंचाई। अब इधर 15 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 90/15 बराबर ऊंचाई, तो 15 कम 15, 15 छक्का 90, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे जो थे वो सॉल्व हो गए, बहुविकल्पी वाला काम खत्म। अब करेंगे क्या हम लोग, अति लघु उत्तरीय। ठीक है, बाकी के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तब तक में अगर अभी तक, फिर वही बात कि भाई अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, पुराने लोग भी नहीं किए हैं, नए की तो बात ही छोड़ो। चलो और शेयर कर दिया करिए। देखिए
आपके कॉलेज के ग्रुप में जो भी आप लोग फ्रेंड्स सर्कल बना होगा, जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट स्टडी है। अब लास्ट मोमेंट में आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कि यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 हो तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है, ऐसे देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन आ गया होगा आपके ऊपर। क्या है, दिया है, जो दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है, दिया क्या क्या है आप लोग ये जानिए। दिया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 इतना हमको दिया है। तब 1/a प्लस a बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 दिया है और पूछ क्या रहा है, तब 1/a प्लस a बराबर पूछ रहा है। ये देकर ये पूछ रहा है। तो मैंने बार बार कहा है कि जब सिंगल दे के स्क्वायर वाला पूछे या फिर स्क्वायर वाला देख के सिंगल वाला पूछे तो उसमें एक ही सूत्र लगता है। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। देखिए इसमें सिंगल वाला है, सिंगल वाला दे के डबल पूछे या फिर डबल वाला दे के सिंगल पूछे। देखिए सिंगल सिंगल ए बी है, इधर स्क्वायर में ए बी है। तो जब स्क्वायर वाला दे के सिंगल पूछे या फिर सिंगल वाला दे के स्क्वायर वाला पूछे तब यही वाला सूत्र लगता है। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही सूत्र लगता है। तो चलिए करते हैं, तो मानते हैं। तब इसमें क्या है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो a बराबर क्या है, 1/a, या फिर a बराबर क्या है a, और b बराबर क्या है 1/a। क्या है b बराबर 1/a। देखिए a की जगह पर तो a है और b की जगह पर क्या है 1/a है। चाहे इसको आप a मानिए चाहे इसको आप मानिए, वो आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको a मान लीजिए चाहे इसको a मान लीजिए। तो a की जगह पर मैंने माना है a और b की जगह पर माना है मैंने 1/a। तो रख दीजिए। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ऐसे लिखिए, ये सूत्र के आधार पर, सूत्र के आधार पर ये लाइन अगर आप लिखना चाहें कि a स्क्वायर, ये डिब्बा मत बनाइएगा तब, ठीक है, कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र के आधार पर, ये आप लिखना चाहो तो लिख दो ये लाइन, नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा 1/a। देखिए इस सूत्र के आधार पर जब मैंने इसका स्क्वायर किया, यानी कि a प्लस 1/a, चाहे 1/a पहले लिखिए चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b की जगह क्या है 1/a। समझ में आया ना। चलो तो अब देखिए क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो हमने 2 लिख लिया। क्यों, देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या है 2 है, तो हमने यही चीज लिख दिया। प्लस 2 गुणा a/a, देखिए a गुणा 1/a, तो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। समझ में आया ना, a से a हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या है 2 1 कम 2। फिर से ध्यान से समझो, इस सूत्र पे हमने रखा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b की जगह क्या था 1/a। अब देखिए हुआ क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है 2, ये दिया है। देखिए ये चीज हमको सवाल में दिया है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2, प्लस a से a कैंसिल हो गया। देखिए एक ऊपर a है एक बटे में है, दोनों a से a कैंसिल हो गया, तो क्या है 2 का 2। चलो अब क्या है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 कितना होता है 4, 2 कितना होता है 4। अब देखिए अब इसको स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमको मान तो इसका ज्ञात करना है, a प्लस 1/a का मान ज्ञात करना है। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है। जब स्क्वायर हटाना रहता है तो क्या करते हैं, इधर अंडर रूट लगा देंगे। जब इधर अंडर रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि a प्लस 1/a बराबर अंडर रूट 4। तो यानी कि a प्लस 1/a बराबर अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है
2 गुणे 2, अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और जब जोड़ा जिस चीज़ का बन जाता है वो किससे बाहर आ जाता है ना, अंडर रूट से, यानी कि अंडर रूट 4 बराबर क्या होगा 2, यानी कि a प्लस 1/a बराबर क्या होगा 2। और यही हमारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन में ये दिया था कि a² प्लस 1/a² बराबर 2, ये दिया था, और पूछ क्या रहा था कि 1/a प्लस a बराबर क्या होगा ये बताइए। तो हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इस सूत्र के आधार पर हम लिख सकते हैं। अगर ये लिखना चाहो तो आप लिख दो, नहीं लिखना चाहो ये वाली लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख दोगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब ऐसा सवाल पूछे कि स्क्वायर दे के सिंगल पूछे या सिंगल दे के स्क्वायर पूछे तो यही वाला सूत्र अमूमन लगता ही, ये आप अपने दिमाग में रखिए। तो हमने रखा, a की जगह पर a था, b की जगह पर 1/a था, तो वही रख दिया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b की जगह पर क्या था 1/a। अब उसके बाद ये जैसे था इधर क्या हुआ, a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 1 कम 2, और इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया 2, क्योंकि देखिए a² प्लस 1/a² बराबर क्या था 2 था, तो हमने इसकी जगह पर ये इतने की जगह पर हमने क्या किया 2 रख दिया, तो 2। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4। अब इधर हमको स्क्वायर हटाना था क्योंकि हमको सिर्फ इतने का मान चाहिए था, स्क्वायर का तो चाहिए नहीं था। तो इसको हटाने के लिए इधर क्या किया अंडर रूट लगा दिए। जब स्क्वायर एक तरफ का हटाएंगे तो दूसरे तरफ अंडर रूट लग जाता है। जब इसमें अंडर रूट लगा दिए तो अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2 गुणा 2 यानी कि 2 होता है। जब अंडर रूट से ये बाहर आएगा 4 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस 1/a बराबर 2, यही हुआ हमारा आंसर। तो आंसर नंबर 6 हुआ ये। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी कि प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या कह रहा है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, इसका क्या कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसकी गुणा करने पर मान 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। मतलब जैसे वह संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होती है जिसका गुणा करने पर जो गुणा आता है, जो मान आता है वो कितना आता है 1 आता है। यानी कि अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें जानना हो तो वो गुणात्मक प्रतिलोम इसका वह संख्या होगा जिसका गुणा अगर इसमें कर दें तो वो क्या आएगा 1 आएगा। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई कहे 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो 2/1, उल्टा जस्ट उसका। देखिए जब 2/1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 दूना 2 बटा 2 1 कम 2, तो कट जाएगा ना 1 आएगा ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका गुणा करने पर मान 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। तो चलिए तो इस आधार पर हम करते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। मान 1 आना चाहिए, तो माना ऐसे मान लीजिए, माना -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है। क्या है x है। मान लिया हमने कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, क्योंकि हमें मालूम तो है नहीं क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। तब -4/9 गुणा x बराबर 1, ये हम जानते हैं, ये कसौटी होती है कि जब किसी गुणात्मक प्रतिलोम, जब किसी संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा किया जाता है तो मान क्या आता है 1 आता है। ये चीज़ हम जानते हैं। तो हमने माना था कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या मान लिया था x है। जब इसका मान x माना है तो यानी कि -4/9 में जब x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब चलो यानी कि x बराबर क्या होगा, ये जो -4/9 है इस साइड आ जाएगा। तो चलिए इस साइड आ गया यानी कि -9/4 हो जाएगा। यही क्या हुआ आंसर, यही क्या हुआ आंसर। समझ में आया। देखिए जब -4/9 गुणे x बराबर 1 था तो ये क्या करेगा संख्या की तरफ जाएगी। ये इधर जब आएगा, जब भिन्न आता है दूसरे तरफ तो क्या होता है पलट जाता है ना। ये तो आप जानते हैं, अगर 4/9 है तो 9/4 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -9/4। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। फिर से समझना है तो समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो हम जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका गुणा करने पर मान 1 आता है। यानी कि तो मान लिया हमने कि माना -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है। तब
-4/9 गुणे x बराबर 1, यानी कि -4/9 में जब x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमने क्योंकि माना है इसको x। तो चलो, तो उसके बाद क्या किए, x का मान हमें चाहिए था, तो x बराबर ये इस साइड आ जाएगा क्योंकि संख्या संख्या की तरफ जाती है। तो जब ये इस साइड आया तो जो -4/9 था वही पलट के क्या हो गया, 9/4। ठीक है, तो ये हुआ आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो माना, तो ऐसे करिए, सॉल्यूशन लिखिए। मान लीजिए कि माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए। मान लिया कि एक पुस्तक x रुपए की आती है, तब 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना होगा, 5x होगा। अरे भाई, अगर एक पुस्तक x रुपए की है तो 5 पुस्तक कितने की होगी, 5x की होगी ना। ये तो आप जानते हैं ना, अगर एक पुस्तक 1 रुपया की है तो 5 पुस्तक कितने की होगी, 5 रुपया का होगा। उसी तरीके से अगर एक पुस्तक x रुपए का है तो 5 पुस्तक कितने का आएगा, 5x का आएगा। तथा 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यही तो है ना क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। तो हमें मानना था कि माना एक पुस्तक का मूल्य हमने मान लिया x रुपए, तब 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 5x, और 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 7x। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। क्या है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी कि जो 7 पुस्तक का मूल्य है उसमें से अगर हम 5 पुस्तक का मूल्य घटा दें तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यही तो कह रहा है ना कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है ना वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी कि 7 पुस्तक का मूल्य कितना है, 7x, और 5 पुस्तक का मूल्य कितना है, 5x। यानी कि अगर 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे, मूल्य यानी कि दाम, जब 7 पुस्तकों के 7 किताबों के दाम में से 5 किताबों का दाम जब घटा देंगे तो 72 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब इसे हल कर लेते हैं। तब एक पुस्तक का मूल्य बताइए, एक पुस्तक का मूल्य यानी कि x का मान बताइए। तो इसे सीधे सीधे घटा लीजिए, 7x में से 5x गया, कितना बचा, 2x। तो 2x बराबर 72, तो x बराबर क्या आ गया, 72/2। तो 2 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि 36। तो x बराबर क्या आ गया, 36। अतः एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपया है। क्या है, एक पुस्तक का मूल्य क्या है, 36 रुपए है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा था देखिए क्वेश्चन कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो हमने मान लिया कि माना एक पुस्तक का मूल्य कितना है, x रुपए, यही पूछ रहा था, तो हमने यही मान लिया कि माना एक पुस्तक का मूल्य कितना है, x रुपए है। तब 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 5x, और 7 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 7x होगा। अब उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है ना वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। तो हमने क्या किया, 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तक का मूल्य घटा दिया, तो कितना आ गया, 72। अब जब इसी को हल कर लिए तो ये क्या आया, x बराबर 36, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, 36 रुपए है। यही हमारा हुआ आंसर। क्या हुआ, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी, सॉरी 8वां नंबर प्रश्न भी हल हो गया। अब क्या बचा है, 9, 10 और 11। तो चलिए करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न देखिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, या योग यानी कि जोड़ 87 है। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं, इसे सॉल्यूशन पहले लिखिए और मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या या दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 तथा तीसरी संख्या बराबर
एक्स प्लस वन, देखिए एक्स प्लस वन उसमें भी एक और जुड़ गया। कैसे अब आप कहेंगे सर ये कैसे आप जाने कि एक्स प्लस वन कैसे आएगा। देखिए भाई, क्रमागत संख्या यानी कि क्रम से आने वाली संख्या, जैसे एक के बाद आता है दो, दो के बाद आता है तीन, तीन के बाद आता है चार, चार के बाद आता है पाँच, तो ये संख्या क्या है, क्रमागत। यानी कि अगर एक में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी दो, दो में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी तीन, तीन में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी चार। यानी कि क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक जोड़ते चले जाओ तो आगे वाली संख्याएं आती चली जाएंगी। तो उसी हिसाब से मैंने माना कि पहली संख्या बराबर x है, तब दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, x प्लस वन। देखिए अगर एक मानते हैं तो एक के आगे वाली संख्या कैसे मिलेगी, एक में एक जोड़ दीजिए दो हो जाएगा, दो में एक जोड़ दीजिए तीन हो जाएगा, तीन में एक जोड़ दीजिए चार हो जाएगा, चार में एक जोड़िए पाँच हो जाएगा। यानी कि अगर हमें क्रम वाली संख्याएं चाहिए तो उसमें एक जोड़ते चले जाओ। तो हमने माना कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x और उसमें एक जोड़ दिए। फिर जब दूसरी संख्या अगर ये है x प्लस वन, तब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, जो आया है उसमें एक और जोड़ दीजिए, तो x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन यानी कि एक और जोड़ दीजिए, ये आ गई तीसरी संख्या। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 रुपया है। कितना है, 87 है। तो लिख लीजिए ऐसे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 87 रुपया। तो लिख लीजिए यानी कि x प्लस वन प्लस x प्लस वन। देखिए तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 87 रुपये है। तो हमने लिख लिया बराबर 87। यही चीज कह रहा है ना, पहली संख्या मानी है x और दूसरी संख्या क्या मानी है x प्लस वन, और तीसरी संख्या क्या मानी है x प्लस वन। और क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग जो है ना वो 87 के बराबर है। चलो फिर तो जोड़ लेते हैं, इसमें कितने x हो गए, एक दो तीन, 3x हो गया, यानी कि 3x प्लस एक दो तीन, 3x प्लस तीन बराबर कितना हो गया, 87। यानी कि 3x बराबर 87 माइनस तीन, ये तीन इधर आ जाएगा, संख्या की तरफ जाती है, यानी कि 3x बराबर 87 में से तीन गया, क्या बचा 84। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 84/3। तो 3 से काट दीजिए 84 को, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 और 24, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 20 8 28, 20 8 28। यानी कि पहली संख्या अतः पहली संख्या बराबर क्या हो गया, 28। तब दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या थी, x प्लस वन, यानी कि 28 प्लस वन, यानी कि क्या हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गई, 29। और यही हमारा हुआ आंसर। यही पूछ रहा था कि दूसरी संख्या बताइए, तो हमने दूसरी संख्या क्या निकाल ली, 28 प्लस 1 यानी कि 29। समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा समझिए क्या कह रहा था क्वेश्चन। देखिए कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, ठीक है। तब द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी वाली क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए, मान बताइए। तो हमने मान लिया कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस वन और तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस वन। ये क्यों माना, मैंने बताया कि जो क्रमागत संख्याएं यानी कि क्रम से आने वाली संख्या है, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, तो ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, अगर एक में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। अब दो के बाद अगली संख्या कैसे जानेंगे, दो में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, यानी कि उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी। अब हमें तीन के बाद वाली संख्या चाहिए, तो तीन में एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, यानी कि अगली क्रमागत संख्या मिल गई। अब चार के आगे चाहिए तो चार प्लस एक कर दीजिए तो पाँच आ जाएगा। यानी कि जो भी क्रमागत संख्या हमें चाहिए उसमें एक जोड़ते जाइए और अगली संख्या आपको मिलती जाएगी। तो वही चीज हमने किया कि पहली संख्या मानी थी x, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x में एक जोड़ दिया, यानी कि दूसरी संख्या मिल गई। अब तीसरी संख्या कैसे करेंगे, जो आया है x प्लस एक, इसमें भी एक जोड़ दीजिए तो तीसरी संख्या मिल जाएगी, वही हमने किया। लेकिन उसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। योग यानी कि जोड़, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 87 आएगा। तो हमने कर दिया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या ये थी, इसको लिख दिया बराबर 27। जो प्रश्न कह रहा था 87, जो प्रश्न कह रहा था उसको हमने लिख दिया। फिर यहाँ हल कर लिया, x यानी कि 3x प्लस एक यानी कि 3,
तो 3x प्लस 3, तो 3x बराबर ये जो था हल कर लिया तो x बराबर क्या आ गया 28। अतः पहली संख्या क्या आ गई 28। x क्या है पहली संख्या तो है, तो जब पहली संख्या 28 आ गई तब दूसरी संख्या बराबर क्या है x प्लस 1, यानी कि 28 प्लस 1, 28 प्लस 1 कितना होता है 29। यही हमसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या का मान बताइए, तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 29। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 9। ठीक है, चलिए अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या है 10वां प्रश्न। और बाकी आप लोग भाई इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम पे बिल्कुल कुछ ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम पे तो चलिए 20-25 लोग हैं, अभी बहुत कम लोग हो आप। मैंने शुरू से कुछ प्रचार किया नहीं, क्योंकि शुरू से तो कुछ ऐसा था नहीं कि डाउट सॉल्विंग था, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं थे। अब तो एग्ज़ाम आ गया भाई, अब तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, या तो आपको सब आने लगा होगा। आ भी सकता है भाई, हमारे स्टूडेंट हो, पढ़ने में सही हो, आने लगेगा, कोई बात नहीं है। आइए 11 नंबर पर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी दिक्कतें हैं, आप हमसे पूछें, इंस्टाग्राम पर पूछिए, बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं कह सकता कि सर आप हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग जाता है, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ तो नहीं हो पाता, टाइम मिल पाता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं इंस्टाग्राम पे जवाब दे देता हूँ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ भी जवाब देता हूँ। और बाकी जो भी जितने भी जवाब होते हैं सारे जवाब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों जगह दे देता हूँ, यहाँ पर भी और टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है, तब आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई, ऐसे सॉल्यूशन लिखिए, क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। सिंपल सा सूत्र है, देखिए क्या है, जो दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है आयत की लंबाई बराबर क्या है 10 सेमी। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी है 10 सेमी है, तथा आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर, तब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सॉरी आयत का परिमाप पूछ रहा है, तब आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना। आयत का परिमाप क्या होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है, तो रख दीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर 2, लंबाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 6, तो 10 प्लस 6 यानी कि 2 गुणे 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 10 प्लस 6 कितना होता है 16 होता है ना, यानी कि 2 गुणे 16, तो 2 16 में 32, कितना है 32, ये किस में था सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 10। एकदम इजी था, इसमें तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा था देखिए फिर से समझिए कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया था, आयत की लंबाई दी हुई थी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तब आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो हमने रख दिया 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना था 10 और चौड़ाई कितना था 6, तो 10 6 16, 16 दूना 32, तो 32 सेंटीमीटर ये आ गया परिमाप आयत का। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2 नंबरी क्वेश्चन, 2 नंबर वाले। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एकदम इजी है। देखिए कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है, क्या कह रहा है, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, और जो दिया है लिखिए उसको। दिया है बर्तन में पानी बराबर कितना है 7800 सेमी क्यूब, कितना 7800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 7800 घन सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि लीटर में बताइए, ये घन सेंटीमीटर में दे के हमसे लीटर में पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या दिया है, पानी की मात्रा जो है घन सेंटीमीटर में दिया है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं घन सेंटीमीटर, यानी कि बर्तन
में जो भी पानी है वो 7800 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको बताइए कि कितने लीटर में है। तो हमको घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है। तो चलिए बदलिए। तो ऐसे चूंकि, ऐसे लिखिए चूंकि एक लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेमी क्यूब या फिर 1000 घन सेंटीमीटर। देखिए चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। देखिए चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/1000 लीटर। तब 7800 सेमी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 7800 गुणे 1/1000, यही हो जाएगा ना। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर है, तब 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 7800 गुणे 1/1000, यही तो होगा ना। अब देखिए इधर 2 जीरो है, इधर 2 जीरो काट दीजिए, क्या आ गया 78/10। अरे 78 एकम 78, 78/10, 78/10 मतलब क्या होगा 7.8 लीटर, 7.8 लीटर, यही हुआ आंसर। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। वो घन सेंटीमीटर में देकर, घन सेंटीमीटर कहिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब कहिए, इतना तो आप जानते ही होंगे, वो पानी की मात्रा जो थी वो घन सेंटीमीटर में देकर हमसे लीटर में पूछ रहा था। तो अब हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। अरे 1 ये 1000 नीचे आ जाएगा, तो 1/1000 लीटर ये होता है। चाहे आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर क्यूब में यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। अब अगर 1 में 1/1000 होता है, तब 7800 में कितना होगा, 7800 गुणे 1/1000। अब इधर 2 जीरो, इधर 2 जीरो कट गया, क्या आया 78/10, 78 एकम 78/10, 78/10 यानी कि 7.8। ये जब कटा इसको काट दिए तो क्या आ गया 7.8 लीटर, यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, आप इस पे जाके हमको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेझिझक और इसका आंसर्स मिलेंगे आपको। और इधर है टेलीग्राम, ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। कभी मुझे भविष्य में PDF या फिर कुछ भी सेंड करना हुआ, आपको कुछ भी प्रोवाइड करना हुआ, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके इन दोनों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से जाके तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का भी है और इंस्टाग्राम का भी है, तो दोनों जगह जाके हमको सीधे से ज्वाइन कर लीजिए, अपने परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि ये तैयारी का समय है और आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं सोचा था कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको इंक्लूड करूंगा। आप लोग पूछते ही नहीं हो, कुछ लोग पूछते हैं लेकिन वो उनका जवाब वहीं पे दे देता हूँ। जब उस लेवल का क्वेश्चन मिलता ही नहीं कि इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, वीडियो में दिखाया जाए, तो नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। खैर वो आपकी मर्जी है, आप लोग करिए। तैयारी में जहाँ भी आपको दिक्कत हो, जिस भी टॉपिक्स हो, पूरे किताब में, पूरे सेकंड सेमेस्टर में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो, तो बेझिझक आप हमसे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, आप जहाँ उचित पाएँ, जहाँ आपको आसान लगे, जहाँ आप सुविधा पाएँ, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर करेंगे। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। लेकिन जाते जाते कह रहा हूँ कि छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को सम्मान करिए और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इसी नोट के साथ ये होगा वीडियो का अंत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।